दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम रति देवता मंदिर। ये जो मंदिर है ये टिहरी से उत्तरकाशी के रास्ते पे पड़ता है। ये यहाँ के स्थान देवता हैं। आई होप आपने देखा होगा, यहाँ पे पीले कलर के झंडे चलते हैं। मंदिर के अंदर एक खंड ज्योत जल रही है और एक उनका विग्रह है। जब भी मैं ऐसी जगह पे आता हूँ जहाँ पे मुझे ये मौका मिले कि मैं वहाँ के जो स्थान देवता के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। जहाँ के स्थान देवता हैं उनको एटलीस्ट एक बार दर्शन करते चलूं। आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल धार्मिक यात्रा ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक अलग तरीके का बिलीवर हूँ। मैं केवल मंदिरों में जाता हूँ, जाके अपना 5-10 मिनट चुपचाप शांत बैठता हूँ। मैं कोई प्रसाद और कोई ये सब चीज़ें नहीं, इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। तो मैं 5-10 मिनट जाके बैठता हूँ, फिर बस हम वहाँ से निकलते हैं तो एक पॉजिटिविटी मिलती है कि आपका आगे का जो सफ़र होगा उसमें ईश्वर आपके साथ है। इसी कारण मैं कोशिश करता हूँ कि दिन की शुरुआत में या दिन के अंत में या फिर मेरा पूरा लॉन्ग ट्रैवल रहे तो वो शुरू जब होता है तो कोई अच्छे से टेम्पल से होता है या फिर वो ख़त्म होने वाला होता है तो अच्छे से ट्रैवल से होता है। तो अपना अपना तरीका है चीज़ों के लिए। मेरा ये तरीका है। चलिए अब हम लोग हर्षिल की तरफ चल रहे हैं और हर्षिल जो है यहाँ से 153 किलोमीटर गूगल मैप्स में बता रहा है। 4.5 घंटे लगेंगे अराउंड। हम लोग शाम तक या कह लो कि 4-4:15 तक हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि अब बीच में रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं चीज़ों को थोड़ा सा एब्जॉर्व करना चाहता हूँ जहाँ पे भी मैं। दोस्तों इस जर्नी में, और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग होगा तो मैं बहुत जगह गलती करूँगा, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि समय के साथ चीज़ों को सुधार सकूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। लकीली मुझे पता नहीं था यार, क्योंकि मैंने ये रूट किया नहीं है। तो मैंने होटल में यहाँ पे मैंने स्टे किया था तो वहाँ पूछा, और ये अभी हर्षिल का जो है सीज़न ही चल रहा है। तो आई होप कि वहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ मिलेंगी या हम ट्राई करेंगे कि हम कैंप कर सकें। अभी तक तो मेरे को इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा प्लेस नहीं मिला जहाँ पे हम गाड़ी में कैंप करते। तो ऐसे ही रहता है मेरा, अगर मौका मिला तो हमने कैंपिंग कर ली, और अगर नहीं मिलता है तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मेरे जो 2-3 व्लॉग्स होंगे शायद उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है या ना भी हो, क्योंकि मैंने उसमें माइक यूज़ नहीं किया है। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको इंस्टेंटली रिकॉर्ड करना होता है। माइक इज़ समथिंग कि जब पहले आपको कैमरा ऑन करना पड़ता है और उसके बाद आपको माइक ऑन करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आपको सडन कैप्चर करने होते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं इसका एवरेज देख रहा था तो 11.7 दिखा रहा है। अब आप एक चीज़ देखो कि तो सरप्राइजिंगली ये एवरेज काफ़ी अच्छा दे रही है, पहाड़ों में भी। और अब यहाँ पे कहीं चढ़ाई आ जाती है, कहीं पे उतार। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ का रोड काफ़ी अच्छा है। मे भी शायद उस कारण इतना दिक्कत नहीं आ रही है। और मैंने काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखी है, 55-60 की। सड़क अच्छी है, ट्रैफिक कम है, कहीं ना कहीं गाड़ी कॉन्फिडेंस भी दे रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आराम से 70-75 की स्पीड में आराम से चल सकता हूँ। बट फिर भी मैं थोड़ा सा कंट्रोल में चल रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, पहाड़ों में हम क्यों ही इतना ज़बरदस्ती। और वैसे भी घूमने निकले हैं यार, कहीं पहुँचने का मज़ा नहीं है, लेकिन इस सफ़र का मज़ा है तो बेटर है कि सीनरी वगैरह एंजॉय करते रहें। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एक बेनिफिट होता है ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का, कि अब मैं पहाड़ों पे हूँ, बस मुझे स्टीयरिंग संभालना है, पैर से एक्सेलरेटर देना है, थोड़ा बहुत ब्रेक यूज़ करना है, जो कि अपनी मसल मेमोरी बन चुकी है। जो ये वैली का व्यू है, इवन मेरे राइट हैंड साइड पे नीचे मेरे को लेक भी दिख रही है, वो भी मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। लेकिन यही अगर मेरे पास मैनुअल होती ना तो बार बार गियर चेंज करने पड़ते। और अब जैसे मैंने स्लो करी है गाड़ी तो फिर मुझे गियर डाउन करना पड़ता। कहीं ना कहीं आप देखो कि एक ये बेनिफिट होता है ऑटोमेटिक गाड़ी का कि आप थोड़े फ्री होते हो चीज़ों से लेके। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे 4x4 में भी गाड़ी लगानी है ना तो मेरे को इतना दिक्कत देगी नहीं। वो अपने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है इसके सेंसर्स पता लगा लेंगे और उस हिसाब से ये क्रूज हो जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं कि गियर चेंज करना पड़ा। इन केस अगर मुझे गियर चेंज करने की या ज़्यादा टॉर्क की या आरपीएम ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती भी है तो इसको मैं ऑटोमेटिक से मैनुअल में भी शिफ्ट कर लेता हूँ। तो हम थोड़ा पैसा देते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपकी कन्वीनियंस में ऑटोमेटिक कार्स आर वे बेटर देन मैनुअल।
हाँ ठीक है, एक समय था, लेकिन आज के टाइम पे कोशिश करिए कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही लीजिए। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि मैनुअल गाड़ी बहुत ज़्यादा एवरेज देती है, अरे हम तो मैनुअली चलाते हैं, ये ना एक बहुत बड़ी फुलिशनेस है जो कि हमें उन कार ओनर्स से सीखने को मिलती है जिनके पास या तो मैनुअल गाड़ी खुद की है, जिनको ज़्यादा गाड़ियों की समझ है नहीं। वो हमेशा आपको एक चीज़ बोलेंगे, अरे इसका तो मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा, अरे इसका तो एवरेज थोड़ी गाड़ी कम देगी, अरे खर्चा ज़्यादा मांगेगी, तो आप ऐसा करो मैनुअल ले लो। तो कोशिश करें कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अगर आप ले सकते हैं तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी में ही जाइए, भली गाड़ी छोटी हो भली बड़ी। साथ ही दोस्तों, जब आप इन गाड़ियों को सेल करते हैं तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी का रीसेल आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा और वो हमेशा ही आपको एक अच्छा सौदा होगा एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। मैंने भी यार मतलब जब तक खुद से चलाया नहीं, फील नहीं किया ना, तब तक मेरे भी ये बिलीव्स थे। और ख़ास करके बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे भी लोग ऐसे बैठे हैं कि भाई मैनुअल ले लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। लेकिन कोशिश करिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब मैं जब पहाड़ों पे चल रहा हूँ, मैं आराम से वैली को एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। मेरे को एवरेज भी मैंने आपसे शेयर कर दिया गाड़ी का, ऐसा कोई हैम्पर नहीं हो रहा है, डबल डिजिट में हमेशा दे ही देती है मुझे, इतना बड़ा व्हीकल होने के बाद। जब भी मैं गाड़ी लेता हूँ, इट शुड बी फन टू ड्राइव। तो ये मेरी अपनी सोच है। देखिए, अगर गाड़ी अच्छी होती है ना तो आप उसको एंजॉय कर पाते हो, उसको लॉन्ग टाइम तक आप अपने पास रखते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। हमेशा गाड़ी कोशिश करें वो लें जो कि आपकी नीड को तो फुलफिल करे ही सही, बट थोड़ा फन टू ड्राइव फैक्टर भी होना चाहिए उसके अंदर। वैसे कहा जाए तो ये एरिया भी काफ़ी सीनिक सा है, मतलब जिस तरीके से रिवर वगैरह है ना, मतलब मज़ेदार है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग बढ़ चले हैं तराजू बैंड की तरफ। तो दोस्तों, ये एक होटल कम रेस्टोरेंट मुझे मिला है, हिल रिवर व्यू रिसोर्ट। जहाँ तक मुझे लगता है ये नया ही है। आप जैसे इसके अंदर चलते हो तो यहाँ तो इनका स्टे हो गया, और इधर साइड काफ़ी सारी वैरायटी जो कि क्विक स्नैक्स हो गया, जैसे मोमो और सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है। साथ ही में इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी काफ़ी नया बना हुआ है, नया है। ये आपको उत्तरकाशी के रास्ते पे ही पड़ेगा। टाइम तो हो चुका था तो मुझे लगा यार क्यों ना हम लोग यहाँ से लंच कर लेते हैं। धूप काफ़ी थी तो मैंने गाड़ी छाँव में लगा ली। तो यहाँ पे हमने केवल थाली ऑर्डर करी और देखते हैं कैसा आता है खाना। इस पर्टिकुलर ट्रिप में देखा जाए ना तो खाना तो मुझे जोरदार ही मिला है। कहीं पे भी मुझे मैदे वाली रोटी और अनहाइजीनिक फूड, इनफैक्ट जो मेरा लास्ट ट्रिप था उसमें जब मैंने लद्दाख एंटर किया था, ये शिंकुला होते हुए पादम में एंटर किया, तो यकीन मानिए वहाँ का खाना इतना बकवास था और पूरा मैदे से, और इतना अनहाइजीनिक, गंदा। दोस्तों, अगर कोई होटल अच्छा है या गंदा है तो आप एक बार ना उसका रिव्यू गूगल पे ज़रूर डालिए। इससे होगा ये कि जो भी बंदा वहाँ से गुजरेगा एटलीस्ट देख लेगा। सो दोस्तों, अभी 3 बज चुका है, हम एक अच्छे पेस के साथ ही बढ़ रहे हैं। अराइवल जो है हमारा 6 बजे का हो चुका है। तो हुआ तो मैं फ्यूल ब्रेक के लिए रुकूंगा, नहीं तो वो भी नहीं, कि गाड़ी में ऑलरेडी हाफ टैंक है। आई बिलीव कि थोड़ा आगे जाके डीजल तो मिल ही जाना है हमें। तो दोस्तों, जब भी मेरा कोई ट्रैवल होता है, मोस्टली सोलो ट्रैवल होता है, तो देयर आर इंस्टेंस जब हमें बोरियत सी लगने लगती है और थोड़ी कभी नींद आ जाती है। तो ये एक हैक ही है। ये अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा करके इसका फ्लेवर है पोलर आइस। ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर वाली शुगर फ्री च्युइंगम है। यकीन मानिए, इसको अगर आप 1-1.5 घंटा भी चलाते रहेंगे मुंह में, 2 घंटा भी, तो भी ये टेस्ट अपना लूज़ नहीं करती है। तो ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया। ये केवल एक ऐसा हैक है कि अगर आप ये 1-2 रुपये वाली खाते हैं तो उससे बेटर आप ये खाइए। तो ना मतलब एक क्वालिटी का भी पता लगेगा और आपका जो टेस्ट रहेगा वो लंबे टाइम तक बना रहेगा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, 200-250 रुपये का शायद एक पैकेट आता है इसका। इसके अंदर 15 स्ट्रिप्स होती हैं च्युइंगम की। मेरे पास थोड़ी ख़त्म हो रही थी, एंड टाइम पे अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करता तो 1-2 दिन लग जाता आने में। तो फिर मैंने एक और मुझे मिली है, ये ट्राइडेंट। ये भी बढ़िया है, लेकिन टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये पोलर आइज वाला जो फ्लेवर है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग रिलीज का, तो ये ज़्यादा बेटर है। बट ये आपको इट इज़ इजीली अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो वगैरह मिल जाती है, लेकिन इसको जो है वो आपको अमेज़ॉन से ऑर्डर करना पड़ेगा। और यकीन मानिए दोनों फ्लेवर अच्छे हैं, बढ़िया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक लैंडस्लाइड मिली है जिसमें हमें तो चलिए भाई, आगे जो है लैंडस्लाइड चालू हो गई।
दिख रहा है आपको? ये जो जेसीबी के अर्थ मूवर हैं ये काम कर रहे हैं अपना, और इधर साइड लैंडस्लाइड हुई थी तो शायद ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कितना टाइम लगे यार यहाँ। तो दोस्तों यहाँ तो ये बोल रहा है आधा घंटा, बोल तो रहा था आधा घंटा, लेकिन इसने खोल दिया। किस्मत ने साथ दे दिया हमारे। यहाँ पे हमारा आधा घंटा और लग जाना था। भाई यार ये मैक्स पिकअप वाले को तो ना चैन ही नहीं है। यही मैं चीज़ बोल रहा था, मतलब यहाँ पे मैंने देखा जो लोकल टैक्सीज वगैरह चलती है ना, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट कि दूसरे भी चल रहे हैं सड़क पे। अब इसको इतनी घाई थी और खुद ने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रिलैक्स बढ़ते चलते हैं। और ख़ास करके इस तरीके के रास्तों पे ना गाड़ी ज़्यादा रोकनी नहीं चाहिए, जितनी जल्दी निकल सकें और निकल जाएं। क्या यार अच्छी बात है कि थोड़े ऐसे रास्ते भी मिले ना तो लगता है कि हाँ यार आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। सीधा सीधा रोड जो है उसमें भी मज़ा नहीं आता। एक बहुत छोटा सा पैस था यहाँ पे, ठीक था, इट वाज गुड। अब शायद हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो ये ऑन कमिंग जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसको भी यहाँ से निकाला जाएगा। बहुत खूबसूरत सा एरिया है दोस्तों ये ना, खूबसूरत सा भी है। और यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह रुकने की जगह बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि चारधाम यात्रा में तो पूरा पैक रहता होगा। पूरा तो क्या है, मेरे हिसाब से तो ओवर पैक ही रहता होगा यहाँ पे। भाई जी हर्षिल में है क्या पेट्रोल पंप? नहीं है फिर फुल कर दो। गंगोत्री का है, वो गंगोत्री तक ही है। उसके बाद से गौमुख पैदल है, उससे पहले बॉर्डर कट जाएगा वो रास्ता आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार लकीली हम लोग रुक गए और ये लास्ट है पेट्रोल पंप। ये जो HP का पेट्रोल पंप है ये लास्ट है। जेरी कैन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि एक बार अपन फुल करा लेंगे तो 550-600 किलोमीटर के लिए गाड़ी रेडी हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक सा काम कर लिया। तो आप भी आए तो ये HP का पेट्रोल पंप जो है लास्ट पड़ता है। यहाँ से आगे फिर हर्षिल, और हर्षिल से आगे गंगोत्री तक कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कभी कभी आपका लक साथ दे देता है, तो शायद वही हुआ। मेरे को पहले ऐसा था कि और आगे से भराएंगे और आगे से भराएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा यार क्यों ना एक बार इनसे पूछ लिया जाए। अरे भाई यार यहाँ के टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर तो ना यार मतलब गजब ही कर रहे हैं। ऐसे सनसनाते हुए आते हैं ना कि बाप रे गाड़ी ना पलट जाए, उन्हें कंट्रोल ही ना हो जाए। लेकिन अब ये जो अंधे मोड़ है, ये देखो ऐसे सन्ना 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 बिल्कुल। अब अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है ये। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। यार एक तो जब भी मैं इसको माउंट करता हूँ ना बोनेट पे पॉकेट 3 को, तो मेरी थोड़ी सी लपझप सी होती रहती है कि तो आई होप कि यार एक थोड़ा व्यू अच्छा आ जाएगा। उस हिसाब से फिर मैंने किया कि यार ये पॉइंट मैं थोड़ा सा कवर करूं। ये चीज़ है कि अगर क्योंकि ये गोप्रो जितना या किसी एक्शन कैम जितना ये जो है गिम्बल वो मजबूत नहीं है, तो हमें ना इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक दूसरा एंगल मैंने ट्राई किया है एंड आई होप कि ये देखे आपको पसंद आए। और ये ख़ास बात है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक माउंट हो उसका, तो ये ना आप इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। एक अलग व्यू से आप इसको एंजॉय कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि कौन सा आपको व्यू जो है पसंद आया, तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर आपको कोई एंगल अच्छा लगता है तो भी आप बताइएगा।
रिवर भागीरथी है और ये डैम के पीछे का हिस्सा है। दोस्तों बीच बीच में ना सड़क का जो पैच है ख़राब सा आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी शायद BRO का शिवालिक प्रोजेक्ट है, उसके तहत बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है गवर्नमेंट। अब देखो जैसे ठीक सड़क थी, अब ये एक पैच जो आया वो ख़राब आया। खैर पहाड़ों में ये सब ना इट इज़ वेरी कॉमन। और जैसे जैसे हम लोग हर्षिल की तरफ बढ़ते चल रहे हैं गंगोत्री पे, तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर सा होते जा रहा है और शुद्ध सा होते जा रहा है। जैसे रुद्रप्रयाग साइड ना थोड़ा सा मटमैला सा पानी था। दोस्तों कहीं कहीं पे ना जैसे जैसे हर्षिल के करीब जाते जा रहे हैं तो जो सड़क है वो एकदम नई सी बनी हुई है। तो क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है तो गवर्नमेंट बिल्कुल जोरों शोरों से लगी हुई है कि इसको अप्रैल लास्ट तक जितना हो सके कंप्लीट करें। स्कॉर्पियो एन में ना आप काफ़ी ऊंचे बैठते हो तो आपको जो व्यू मिलता है वो इतना बेहतरीन व्यू मिलता है ना कि आप आगे तक जज कर सकते हो कि कहाँ से गाड़ी निकालनी है, कहाँ पे है। तो ये इस गाड़ी का बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगता है मुझे। और बीच बीच में ना यहाँ पे हालांकि कैमरा कवर नहीं कर पाएगा, बट बीच बीच में छोटे छोटे से झरने जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे सामने से तो बिल्कुल खड़ी सी चढ़ाई है, मतलब ना स्ट्रेट चढ़ रहे हैं। तो जब कुछ इस तरीके के रोड्स मिलते हैं ना तो थोड़ा मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग पहाड़ से उतरना स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हर्षिल की तरफ, टेम्परेचर जो है वो डाउन होते जा रहा है। बट सही बताऊँ तो अभी भी यहाँ पे जो है 23 डिग्री के आसपास है। तो इतना कोई ज़्यादा ख़ास मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि हमें जैकेट वगैरह पहनना पड़े। अब आई डोंट नो कि देखिए आगे क्या मिलता है हमें। अब हम केवल चलते जा रहे हैं और लेट्स सी कि आज हर्षिल में क्या हिसाब किताब होता है। अच्छा, जब मैं घर से निकला भी था तो क्योंकि अनप्लान्ड जर्नी थी, मुझे ये चीज़ थी कि यार पता नहीं हम लोग इस रूट पे किस तरीके से जाएं, कहाँ से प्लान करें। एंड जस्ट स्टार्टेड वहाँ से मैंने मैप में केची धाम डाल दिया और वहाँ से हम करते अब गंगोत्री के पास है। अब 6 बजने में हैं और दिन ढल सा रहा है। तो आई थिंक हमें 1 घंटा और लगेगा हर्षिल पहुंचने में। तो यहाँ नेटवर्क का भी इशू है। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया अपने मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे एयरटेल का आ रहा है, ना ही यहाँ पे जियो का आ रहा है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके 1-1 डिग्री जो है टेम्परेचर कम होते जा रहा है। टियागो जैम हो गई भाई, चढ़ नहीं रही गाड़ी। ये देख रहे हो आप, टियागो बड़ा स्ट्रगल कर रही है गाड़ी यहाँ से चढ़ने में। आई थिंक ये रिवर्स लेके वापस चढ़ाएगा। वैसे ना थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला एरिया है ये, तो थोड़ी तो दिक्कत होगी गाड़ियों को, लेकिन क्या हो गया इसकी गाड़ी को, ये चलाना नहीं आ पा रही है भाई को या फिर। अच्छा अब देखो, ऐसी सिचुएशन में डिज़ायर वाले को भी चैन नहीं पड़ रहा। हाँ आई थिंक हमारा बाइकर बॉय जो है इस गाड़ी को चढ़ा देगा। ठीक है यार, कोई नहीं, होता है। वेरी गुड। यहाँ पे ना एक बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। चलो जी, सामने अगर आप देखो दोस्तों तो हल्की हल्की स्नो भी दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो यार चलो, जाती जाती स्नो तो हमें देखने का मौका मिला। अब देखो दोस्तों, ये जो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने ना फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है। तो अब ये जो बिल्कुल छोटी छोटी भेड़ें मेरी गाड़ी के जस्ट आगे आ रही है ना, भागते करते, तो इसमें से अभी एक भेड़ जो थी वो बिल्कुल गाड़ी को टकराने में हो रखी थी, क्योंकि इनमें थोड़ी कॉन्शियसनेस नहीं होती इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रंट कैमरा है इसका, ये ऐसी जगहों पे बड़ा काम आ जाता है। जो गाड़ियाँ ऊंची होती है ना, जिनके बोनेट वगैरह जो आपको दिखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एड ऑन फीचर था स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में। ये आई थिंक इसके Z8L में ही आता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर जो कि ना आपका उस टाइम पे बड़ी हेल्प कर देते हैं आपकी, जब नीडेड होती है। और ये जब मैंने अपना कश्मीर का ट्रिप किया था लास्ट, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली थी। साथ ही में जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हो तो भी फ्रंट कैमरा जो है ना वो आपको बड़ा हेल्प करता है। तो ये एक ऐसा नीडेड फीचर लगा मुझे, जो महिंद्रा को थोड़े से जो इसके एटलीस्ट Z6 से तो देना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हेल्प हो जाती है। इस गाड़ी का साइज़ है जिस हिसाब का, इसमें वैसे तो 360 कैमरा होता तो बहुत अच्छा होता। बाकी हमारा फ्रंट एंड बैक का है, बाकी तो ORVMs भी जो हैं इसके लेफ्ट एंड राइट, उससे हम काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी का जजमेंट कर लेते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो बड़ी हेल्प करते हैं आपकी, जब भी आप सोलो चल रहे होते हो ना। बताने वाला, गाइड करने वाला ज़्यादा लोग होते नहीं है, तो यहाँ पे कैमरे वगैरह जो हैं वो काम आते हैं। शानदार झरना है यार। बेहतरीन झरना था। 6:40 हो गया है दोस्तों, और अभी हर्षिल मुश्किल से 4-5 किलोमीटर है। तो हम जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे कोई स्टे, और थोड़ा सा रेकी करके देखते हैं। ये घुमार रोड, और यहाँ से बता रहा है अंदर हर्षिल। सामने आ चुका है बोर्ड, हर्षिल समुद्र तल से ऊंचाई 2490 मीटर। ओके, बेहतरीन। तो यार यहाँ पे हर्षिल में तो बहुत ज़्यादा महंगा हिसाब किताब है। तो एक आगे विलेज पड़ता है, बागोरी करके कोई जगह है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा स्टे, एंड आई होप कोई ढंग का और रेट वाइज सही मिल जाए। नहीं तो इवन मैंने देखा भी है, टूरिस्ट भी जो है ना इधर ही से आ रहा था, तो पूछा है मैंने, बोले यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेज मिलेंगे बागोरी में। तो ठीक है जी, एक बार देखते हैं कहाँ पे बढ़िया
ठीक ठाक थोड़ा सा साफ़ सुथरा स्टे मिल जाए, साथ ही में कि कुछ इस तरीके का स्टे हो कि यार पॉकेट पे ना भारी ना पड़े। तो हम थोड़ा सा इससे हर्षिल से आगे जा रहे हैं बागोरी की तरफ। तो दोस्तों हर्षिल तो बहुत प्राइम प्रॉपर्टी वाली हिसाब किताब हो गया, लेकिन बागोरी में शायद अच्छे से स्टेज मिल जाए। लेट्स सी। मुझे लगा था यार कि ये होटल काफ़ी महंगा होगा, और ठीक है बट प्लेस के हिसाब से ना, क्योंकि हर्षिल बहुत ज़्यादा छोटी जगह है। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी मगजमारी के बाद हमें होटल मिल चुका है। पहले मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ ये किस तरीके का होटल है। और हर्षिल एंटर होते से ही जैसे ही आप पुल क्रॉस करोगे ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, और अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें पार्किंग अवेलेबल है। एक बार मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ ये किस तरीके का होटल है। ऐसा रूम है, एंड देन एंटर होने के बाद ये कुछ बेड आ गया हमारा। रूम स्पेशियस है, बड़ा है, 2 सोफ़े हैं, एक अलमीरा भी दी हुई है, बट एट द सेम टाइम अजीब सी धूल धूल सी एक महक सी है रूम में। बट ठीक है चलिए, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि मिल ही नहीं रहा था। तो इसका वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो ये इसका बाथ एरिया हो गया, और बाथ एरिया में शावर वगैरह सब चीज़ें हैं। ये हमारा वॉश बेसिन, हमारा टॉयलेट हो गया, गीज़र भी है दोस्तों यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो यार कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से फ्रेशन अप हो जाऊँ, और उसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। और कोशिश करूँगा मैं कवर करूँ कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कल एक्सप्लोर करेंगे। आज रात कैसी गुजरती है उस हिसाब से फिर मैं इस होटल के बारे में अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा। क्योंकि सच बताऊं तो गूगल पे मैंने रिव्यूज़ देखे थे, अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने इस होटल को चुना। अब कुछ मिला नहीं ऑप्शन, तो फिर मुझे लगा कि चलिए यहाँ पे एक बार स्टे करके देखते हैं। और वैसे भी हम अकेले हैं तो क्या दिक्कत है। इस व्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम दिया, मैं कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग कल फिर मिलते हैं, एक नई सुबह के साथ नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। चलते चलते थोड़ा तो आगे आया हूँ मैं, और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तो कुछ मिलने से रहा खाने का, तो इट्स बेटर कि हम एक बार यू टर्न मारते हैं यहाँ से और देखते हैं कि सामने क्या चीज़ें मिलती हैं, जो किस तरीके का हमें खाना मिलता है। क्योंकि खाना थोड़ा सा हाइजीनिक होना ज़रूरी है। छोटे से शहर में भी लाइटिंग्स अच्छी हो रखी हैं, और ये 10 कदम का जो रास्ता है बस यही हैपनिंग है। वैसे एक चीज़ अच्छी है कि लोग हैं यहाँ पे। देखा जाए तो यार यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ डाइसी की पहले यहाँ पे खाया जाए कि कहीं और खाया जाए। तो कुछ इस तरीके का हमारा खाना है। ये आलू टमाटर की सब्जी है, ये तंदूरी रोटी, ये प्लेट। टेबल हमारी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है, पर ठीक है मैनेज कर लेंगे। मैं फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। तो जी डिनर करके हम लोग हो चुके हैं फ्री। डिनर के मैंने दिए 310 रुपये, 3 रोटी और 1 आलू टमाटर की सब्जी के। फूड ठीक ठाक सही था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं, हम चलते हैं हमारे रूम में।